अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? आप में से किसी ने अकाउंटिंग थोड़ी बहुत पढ़ रखी है? जी सर। आप नहीं पढ़ी? नो सर। आपसे पूछ रहा हूँ, परेशानी आपके अलावा ना दाएं को बैठा है ना बाएं को बैठा है। पढ़ी है? क्या पढ़ा है अब तक? एप्रिसिएशन की डायरेक्ट पढ़ ली थी और आगे पीछे कुछ नहीं पढ़ा? ओके, और उसके बाद फिर तेरी आंखों में रोशनी नहीं रही, एग्जामिनेशन अनाउंस हो गई। अच्छा, और आपने क्या पढ़ा? ओके ओके ओके, बिल्कुल ठीक है। ओके, और आप थोड़ा बहुत क्या मतलब मसलन कौन सा टॉपिक? कि अकाउंटिंग क्या होती है, क्यों पढ़ते हैं, दुनिया में अकाउंटेंट क्या करता है। ओके, आप ओके, और उसके बाद क्या हुआ? ओके, और आपने काफी दफा पढ़ ली? अच्छा जी, आपने क्या पढ़ा अब तक? आवाज नहीं आई। इंट्रो पढ़ा हुआ है, पेपर नहीं दिया? ओके, और आपने बस इंट्रो ही पढ़ा है, यानी इतना जितना कि लिखा हुआ है, इसके आगे कुछ नहीं पढ़ा? कुछ भी नहीं पढ़ा? कुछ भी नहीं पढ़ा? कुछ भी नहीं पढ़ा? कुछ भी नहीं पढ़ा? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जो कि ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि क्या वाकई एग्जामिशंस हो गई हैं। तो अगर आप मुझसे ऑफिशियल स्टेटमेंट मांगेंगे तो मैं कहूँगा पता नहीं। उसकी वजह यह है कि अभी तक चूंकि आई कैप का जो एजुकेशन स्कीम का फाइनल वर्जन है वो इशू नहीं हुआ। जाहिर है जब वो फाइनल वर्जन देखूंगा, अपनी आंखों से पढ़ूंगा, फिर ही यकीन आएगा कि क्या तब्दीली आई है क्या नहीं आई है। अभी तक तो वो वाला वर्जन हमने पढ़ा है जो कि ड्राफ्ट फॉर्म में आया था, जिसमें फिर तब्दीलियां की गई हैं और तब्दीलियों के बाद उसका एक फाइनल वर्जन जारी होगा। उस तब्दीली में ये एग्जाम्पशन है या नहीं है उसको देख के पता लगेगा। लेकिन वैसे यानी वी जो कि अदर इंफॉर्मेशन है हमारे पास जी, उसके मुताबिक यही गुमान है कि बल्कि गुमान गालिब है कि एग्जाम्पशन हो गई है। ठीक है, तो इसका सरकारी और हतमी ऐलान तो तभी किया जा सकता है जब आप डॉक्यूमेंट अपने सामने देख लेंगे। अच्छा जी, जो ऑनलाइन मौजूद हैं इस वक्त, उनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने अकाउंटिंग एक सब्सटेंशियल यानी पढ़ी हुई है टॉपिक्स तक? आप लिख के बोल के दोनों तरफ बता सकते हैं। ओके, जिन्होंने पढ़ रखी है सिर्फ उनसे पूछना। अतिया ने कहा कि उन्होंने काफी हद तक पढ़ रखी है, और आबिद आपने, अहमद, दस्तर, रिजवान, जोहा ने कहा है कि पढ़ रखी है। आबिद ने भी पढ़ रखी है। ये आप यस का मतलब है मेरे जवाब दे रहे हैं या बैक कह रहे हैं या मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं? ओके, पढ़ रखी है। आप लोगों ने पढ़ रखी है तो दोबारा क्यों पढ़नी है? अच्छा, ओके। शाहजेब, उसामा, जुबैर, हसान, और यहाँ कोई ओप्पो भी था, वो गायब हो गया क्या? उसने अपना नाम ठीक कर लिया? ओके, गुड। नॉट स्टडीड येट। ओके, अच्छा जी, आपको मालूम है कि अब जिस तरह आपने सवाल पूछा कि जो न्यू एजुकेशन स्कीम है 2021, इसके तहत ये एक्सपेक्टेड है, हाईली एक्सपेक्टेड है कि इंट्रो टू अकाउंटिंग
एग्जम्प्ट हो जाएगी। और इंट्रो टू इकोनॉमिक्स भी एग्जम्प्ट हो जाएगी। जाहिर है कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए ऐसा परसीव किया जा रहा है कि जो ट्रांजिशन में हैं, यानी जिन्होंने एएफसी कर लिया है और फिर अब वो आगे अगले कैफ के सब्जेक्ट्स में आएंगे। वो बच्चे जो आज भी कैफ कर रहे हैं या उन्होंने फ्यूचर में 2-4 महीने बाद सीए ज्वाइन करना है, उन लोगों के लिए ऐसी कोई एग्जाम्पशन नहीं है। उन लोगों ने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग भी पढ़नी है, उन लोगों ने इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है, क्योंकि एएफसी रिप्लेस हो जाएगा पीआरसी के साथ, प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज के साथ, और फिर पीआरसी में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स दोनों की किताबें डाल दी गई। सो वो बच्चा जो पहले कैफ में पढ़ता था अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स, अब वो पीआरसी में पढ़ता होगा। लेकिन ये जो दरमियान में एक गैप पैदा हो गया कि एक बच्चा जिसने एएफसी कर लिया हुआ है, अब क्या हम उसको कैफ में लाएं या उसको कहेंगे नहीं पहले तो पीआरसी के 2 और पेपर कर फिर तुझे आगे लेके आएंगे। तो उन्होंने उन लोगों को रिलैक्सेशन दे दी कि आप लोग आ जाएं आगे और खुद ही खजल खुजल होके पढ़ लेंगे आप और बिस्मिल्लाह करें। वैसे भी अगर आप कैफ 1-2 देते अलहदा से तो आपको 6 महीने लग ही जाने थे। चलो अगर कोई मसला भी हो गया पेपर में तो भी आप यूँ समझिएगा कि आपके वही वाले 6 महीने जो आपने कैफ 1-2 में देने थे। तो हमने सोचा कि वो 6 महीने क्यों लगाए जाएं, उसके लिए हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं। और जब तक आप भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। और फिर उस एक्स्ट्रा एफर्ट के नतीजे में FR 1 को पहली ही अटेम्प्ट में पास करने की कोशिश की जाए इंशाल्लाह। लेकिन जाहिर है कि जैसे आप हम घरों में बच्चों को अरबी सिखाना शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले उसको नूरानी कायदा लगवा देते हैं या वो बेसिक अल्फाबेट लगा देते हैं। किताब पढ़ने से पहले ए एप्पल उसको सिखाना शुरू कर देते हैं। तो जाहिर है आप किसी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसको डायरेक्टली अंग्रेजी की किताब पढ़ने को दे दी भी ना सिखाओ। तो फिर ये ज़रूरत है कि हम पहले वो ए एप्पल सीखें और देखें कि अकाउंटिंग दरअसल है क्या, और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उनका जो इस्तेमाल आगे होना है वो कैसे होना है। बुनियादी तौर पे ये 13 चैप्टर थे जो कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़े जाते थे। इन 13 चैप्टर्स में से ये जो 13वां चैप्टर है ये तो आप खत्म ही समझें, क्योंकि ये पीआरसी में भी नहीं है। सो इसकी हमें को और ये आगे इस्तेमाल भी नहीं होता। यानी इससे कतई नजर कि ये पीआरसी में है या नहीं है, ये FR 1 में इस्तेमाल नहीं होता। तो इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला चैप्टर जो है कोई खास मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है टू अंडरस्टैंड FR 1, लेकिन ये रेलेवेंट है, ये रेलेवेंट है, ये भी रेलेवेंट है, ये भी रेलेवेंट है, और ये भी रेलेवेंट है, और ये भी रेलेवेंट है, और ये भी रेलेवेंट है। यहाँ थोड़ा सा गुजारा हो सकता है, यहाँ थोड़ा सा हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं कि अगर हमें ये ना भी आता हो तो कुछ ना कुछ गुजारा हो जाएगा। और ये रेलेवेंट है, ये भी रेलेवेंट है मेनली। सो रेलेवेंट से मेरी मुराद ये नहीं है कि बाकी की चीजें इररेलेवेंट है। रेलेवेंट से मेरी मुराद ये है कि वो चीजें जिन्होंने FR 1 में यूज हो जाना। अच्छा, अब इनमें से कुछ चीजें ऐसी होंगी जो FR 1 में ज्यादा यूज हो जाएंगी, कुछ कम हो रही होंगी। मिसाल के तौर पे जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ब्रीफली, ये वाला चैप्टर दरअसल किसी भी टॉपिक में इस्तेमाल नहीं होगा इस अंदाज में जैसे यहाँ पढ़ाया जाता है। लेकिन इस चैप्टर को पढ़े बगैर हम पूरी अकाउंटिंग नहीं पढ़ सकते। उसकी वजह यह है कि यही वो चैप्टर है जहाँ पे ABC सीखनी है। अब जाहिर है आप यूं समझ लीजिए कि आपने इंग्लिश ग्रामर के पेपर में बैठना है या इंग्लिश के पेपर में बैठना है। जाहिर है कि आपको ए एप्पल से शुरू कराएंगे, लेकिन ए एप्पल तो नहीं आएगा ना पेपर में।
वहां तो एडवांस लेवल की चीजें ही आनी है। बेसिक बेसिक तो नहीं पूछेगा कि बताओ ये जो सामने फोटो बनी हुई है ये क्या है, तो नहीं पूछेगा आपसे। तो ये वो बेसिक है जो बेसिकली जहाँ पे एबीसी सीखनी है हमने। लेकिन जाहिर है कि एबीसी कभी भी आगे टेस्ट नहीं की जाएगी, आगे पूरे पूरे लफ्ज, पूरे पूरे सवाल, पूरे पूरे चैप्टर ही टेस्ट किए जाएंगे। तो ये फंडामेंटल्स हैं। बाकी सब में ये थोड़े थोड़े कहीं चैप्टर इस्तेमाल होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये 3 चैप्टर जो हैं ये थोड़े थोड़े इस्तेमाल होते हैं, यानी किसी सवाल के अंदर एक जुज़ के तौर पर टेस्ट हो जाएंगे। एक सवाल है 20 नंबर का, उसके अंदर शायद 2-3 नंबर की ये चीज भी होगी। तो ये छोटे से टॉपिक के तौर पर टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल टेस्ट तो हो सकते हैं, इसलिए इनको भी हमें पढ़ना होगा। और ये जो चैप्टर्स हैं ये एक्सटेंसिवली इस्तेमाल होंगे अगले किताबों में, ये जो अब आगे आप किताबें पढ़ेंगे। तो हमने यही काम करना है कि हम जो थोड़ा थोड़ा टच लेने वाली चीजें हैं उनका थोड़ा थोड़ा टच ले लेंगे, और जिसने बहुत ज्यादा इस्तेमाल होना है उसको बहुत ज्यादा तफसील से पढ़ लेंगे। और चूंकि इस सारे के लिए हम 4 महीने बच्चों को पढ़ाया करते थे और अब हमने 4 हफ्ते में करना है ये काम, तो हमें एक फास्टर पेस पे करना होगा और डेली बेसिस पे ज्यादा टाइम हमें लगाना होगा। तो आगाज करते हैं। अच्छा, आसानी के लिए मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं पहले आपको इस बुक से चलाता हूँ ताकि आपके पास कुछ पढ़ने के लिए रेफरेंस मटेरियल अवेलेबल हो। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस क्या होता है आम अल्फाज में? बिजनेस ऐसी एक्टिविटी होती है जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना हो, दैट्स इट। वो जो जिस भी तरह का हो, बिजनेस लीगल भी हो सकता है, बिजनेस इलीगल भी हो सकता है। जाहिर है कि हम किताबों में, कॉलेजेस में सिर्फ लीगल बातें ही करेंगे, इलीगल बातें नहीं करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि चर्च बेचना भी एक बिजनेस है, लेकिन जाहिर है कि मैं आपको ये एग्जांपल नहीं दूंगा कि चर्च एक बिजनेस है। मैं आपको ये कहूंगा कि रेंट ए कार चलाना एक बिजनेस है। मैं आपको कहूंगा कि रेस्टोरेंट चलाना एक बिजनेस है, ठीक है। पानी बेचना एक बिजनेस है, या इस तरह से जो चीजें हैं ये सारा बिजनेस को रेफर करता है। सो बिजनेस क्या है? ऐसी एक्टिविटीज जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है, वो बिजनेस है। बिजनेस इज एक्टिविटीज फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग अ रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, प्रॉफिट। यहां पे एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है रिटर्न। आम अंग्रेजी में रिटर्न होता है वापसी के लिए। रिटर्न का लफ्ज अंग्रेजी में मुनाफे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि यार ठीक है, मैं आपके साथ कारोबार में 50 लाख रुपए लगाता हूँ, मुझे रिटर्न क्या मिलेगा? यानी इसका मतलब नहीं है कि मुझे वापस क्या मिलेगा, इसका मतलब मुझे मुनाफा क्या मिलेगा। तो रिटर्न का लफ्ज प्रॉफिट, मुनाफे के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो हम कह रहे हैं कि बिजनेस क्या है? बिजनेस ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसका पर्पस मालिकों को मुनाफा कमा के देना है। ये जो बिजनेसेस हैं ये तीन शक्लें आमतौर पर इख्तियार करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसको उर्दू में कहेंगे सिंगल ओनर, वाहिद मलकियत। सोल मतलब वाहिद, एक सोल प्रोप्राइटरशिप, अकेला ही बंदा मालिक है। आपने अपनी एक दुकान खोल ली है, दुकान अपनी ही खोलनी चाहिए, किसी और की नहीं खोलनी चाहिए। आपने अपनी एक दुकान खोल ली है, आप वाहिद मालिक हैं, सोल प्रोप्राइटर हैं। ये दुकान आप पार्टनरशिप में भी खोल सकते हैं। आप 2 दोस्तों ने मिलके एक हेयर सलून बना लिया है, बल्कि ब्यूटी सलून बना लिया है। हेयर सलून तो फिर नहीं वाला कम लगता है ना ब्यूटी सलून बना लिया है। तो ये क्या है? ये एक पार्टनरशिप है। या फिर आप इसको एक कंपनी की शक्ल में गवर्नमेंट से रजिस्टर करवा सकते हैं, और उसके लिए गवर्नमेंट का एक इदारा है SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो आप SECP से अपने बिजनेस को जाके अगर रजिस्टर करवा लें तो फिर उसको कंपनी कहा जाता है।
बिजनेस में क्या क्या काम हो सकते हैं? बिजनेस को हम कह सकते हैं कि ये 3 तरह की एक्टिविटीज कर सकता है। ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज। ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज। ट्रेडिंग का मतलब है कि आप बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। ट्रेडिंग में चीजें एज इट इज बेच दी जाती हैं। आपने मसलन आप एयर कंडीशनर बेचते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप एयर कंडीशनर खरीद के लाते हैं और बेच देते हैं। इसमें आप कोई एयर कंडीशनर के ऊपर तो कुछ नहीं करते ना, वो बनी बनाई चीज आती है, बनी बनाई एज इट इज बिक जाती है। मिसाल के तौर पे आप कॉस्मेटिक्स बेचते हैं, बनी बनाई डब्बी आती है, बनाया बनाया आगे बिक जाता है। आप ट्रेड करते हैं। इसके बरक्स आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। मिसाल के तौर पे आपने रॉ मटेरियल लिया, आपने रॉ चॉकलेट ली, आपने रॉ डेयरी आइटम्स ली, उन सारों को किसी मशीनी प्रोसेस से गुजारा और चॉकलेट बना के पैक करके बेच दी। अब आप रॉ आइटम्स खरीदते हैं, उनसे चॉकलेट मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर बेच देते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ऐसा बिजनेस होगा जिसमें रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनाई जाती होंगी। फिनिश्ड गुड्स मतलब जो चीज मुकम्मल हो गई है, यानी आपने वो जो दूध, चॉकलेट, चीनी, फैट्स और वो सारी चीजें ली और फिर उन सारों को एक प्रोसेस से गुजार के जो एंड प्रोडक्ट आपने चॉकलेट बनाई, तो दैट चॉकलेट वाज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। सो रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट बना के बेच दिया। लकड़ी ली, फर्नीचर बना के बेच दिया, मैन्युफैक्चरिंग। और चावल लिए, देग बना के बेच दी, अगेन मैन्युफैक्चरिंग है बीच में। सर्विसेज बिजनेस तीसरी टाइप का बिजनेस है, सर्विसेज, जिसमें आप कुछ बनाते नहीं हैं, कुछ बेचते नहीं हैं, बल्कि आप सर्विसेज देते हैं। जैसे जैसे गूगल, उबर, जैसे उबर, जैसे कह रहे हैं उबर आपको सर्विसेज देता है। वो क्या सर्विस देता है? वो गाड़ी देता है आपको। गाड़ी तो किसी और की होती है। वो आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जहां से आप अवेलेबिलिटी ऑफ व्हीकल देखते हैं और फिर गाड़ी बुलाते हैं और चले जाते हैं। और लॉयर जैसे सर्विसेज देता है। डॉक्टर्स अपनी सर्विसेज, यानी वो कोई गुड्स नहीं बेच रहे होते, वो अपनी कुछ स्किल को बेसिकली सेल कर रहे होते हैं। उन्होंने उस स्किल के पैसे लेने। एक इंजीनियर अपनी सर्विसेज दे रहा है, आप कहते हैं यार मुझे जरा ड्राइंग बना दें, ये मतलब नक्शा बना दें घर का, दुकान का, बिल्डिंग का, प्लाजे का, तो वो आपको इंजीनियरिंग लेआउट बना के देगा और उसकी फीस चार्ज कर लेगा। सो ये सब क्या है, इनमें कोई गुड्स नहीं बेची जा रही है, सर्विसेज। तो बिजनेस ट्रेडिंग भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकता है। ये और बिजनेस की शक्ल सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी हो सकती है और कंपनी भी हो सकती है। ओके, टू दिस एक्सटेंट इस चैप्टर में से जो हमने नेसेसरी बात पढ़नी थी वो हमने कर ली। 2 आइटम्स हमने देखी इसमें और वो सब बात पूरी हो गई और हम चलते हैं आगे। और आगे बढ़ने से पहले बढ़ते हैं आगे। किसी भी बिजनेस में जो एक्टिविटीज हो रही होती हैं उनको आप आमतौर पे ट्रांजैक्शन से तशबीह दे रहे होते हैं। ट्रांजैक्शन का लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ट्रांजैक्शन को अगर मैं
सादा बयान करूं तो हम इसको कहेंगे गिव एंड टेक, लेन देन। मसलन अगर मैंने आपको गुड्स सेल किए हैं तो चीजें मैं आपको दूंगा और पैसे मैं आपसे ले लूंगा, तो ये मेरे और आपके दरमियान एक ट्रांजैक्शन हुई। अच्छा, बाज़ औक़ात किसी एक पार्टी को पैसे तो मिल रहे होते हैं लेकिन दूसरी पार्टी को टेंजिबल कुछ नहीं मिल रहा होता, फिजिकल कुछ नहीं मिल रहा होता, तो हो सकता है उसको सर्विसेज मिल रही हो। मसलन आपने डॉक्टर को जाके चेक करवाया और उसने फीस ले ली, अब ट्रांजैक्शन तो हुई है, आपने उसको पैसे दिए हैं, उसने आपको सर्विसेज दी हैं। अच्छा, आपने कुछ चीजें खरीदनी है किसी से, आपने गाड़ी खरीदनी है, कंपनी ये कहती है कि जनाब गाड़ी तो मिलेगी 4 महीने के बाद, आप ऐसे करें आप 6 लाख रुपया जमा करा दें एडवांस, तो 4 महीने बाद जब गाड़ी आएगी तो बाकी के पैसे देके गाड़ी ले लेना। आज आपने 6 लाख रुपया जो है वो व्हीकल कंपनी को पकड़ा दिया है, आपने पैसे तो दिए हैं, बदले में आपको मिला क्या है? तारीख। बदले में आपको वादा मिल गया है, प्रॉमिस मिल गया है कि आपको 4 महीने के बाद गाड़ी मिलेगी, ये भी एक ट्रांजैक्शन है। सो प्रॉमिस मिल जाए, गुड्स मिल जाएं, सर्विसेज मिल जाएं, पैसे मिल जाएं, पार्टीज के दरमियान कोई ना कोई लेन देन हो गया है, तो हम उसको क्या कहेंगे? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन इज अ गिव एंड टेक बिटवीन टू पार्टीज। तो बिजनेस में भी जो ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं या जो इवेंट्स अकर हो रहे होते हैं उनको सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड किया जाना जरूरी होता है। अब ये जरा रिकॉर्ड किए जाने वाली बात को पहले समझते हैं और फिर आगे चलते हैं। आपने कभी किसी के साथ उधार किया? किसी दुकान के साथ कभी किया? किसी दुकान, किसी सलून, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट का आपने किया उधार? चलें जी, इसी को ले लेते हैं। तो वो दुकानदार या वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्या करता है? वो उसके पास अपनी एक कॉपी होती है जिसके अंदर वो आपके नाम लिख लेता है। वो कहता है जी हाजी बशीर साहब को 2 किलो चीनी दी, इनसे अब मैंने 190 रुपए लेने हैं। कल फिर हाजी साहब आए और कुछ और लेके चले गए और उसने फिर लिख लिया और फिर लिख लिया और फिर लिख लिया, और ये काम उसने कई कस्टमर्स के लिए किया। ठीक है, मंथ एंड पे आएगा तो वो सबका हिसाब किताब करेगा, टोटल करेगा, उनका हाजी साहब साढ़े इतने हो गए, साढ़े इतने हो गए, साढ़े इतने हो गए। जाहिर बात है नया महीना चल रहा है, सबको तनख्वाहें मिल रही हैं, पैसे मिल रही हैं, गली मोहल्ले के एनवायरनमेंट में ऐसा आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। और फिर वो सबसे पैसे लेगा और फिर उसके सफे पे यूं करके काटा मार देगा कि हिसाब नील हो गया। नवा सफा खोलेगा और उस पर फिर नए सिरे से उनका नाम लिखेगा और नए महीने का खाता फिर चल पड़ेगा। ये काम एक छोटी दुकानदार अफोर्ड कर सकती है लेकिन एक बड़ा बिजनेस अफोर्ड नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे आप ये इमेजिन कर लें कि अगर मेट्रो जो है, मेट्रो जो सुपर स्टोर है, अगर मेट्रो जिन लोगों को बल्क सप्लाई देता है, होलसेल सप्लाई देता है, उनके साथ ये हिसाब किसी कॉपी पे लिखना शुरू कर दे, तो एक तो उसका वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है। आप सोचें उसकी स्टोर में कितनी प्रोडक्ट पड़ी होंगी। मिसाल के तौर पे मेट्रो पे, कैरेफोर पे कितनी चीजें पड़ी हुई अंदर, नंबर ऑफ आइटम, कोई नंबर आपके ज़हन में है? 500 होंगी। 500 तो सिर्फ उसके शैम्पू सेक्शन में घुस जाएंगे तो मिल जाएंगे। समझ रहे हैं ना, यानी कोई 40 तरह के शैम्पू पड़े हुए होंगे, फिर उसमें साइजेस अलग अलग होंगे, फिर उसमें रंग अलग अलग होंगे। ये पैंटीन सिल्क बालों के लिए, ये पैंटीन डैंड्रफ के लिए, ये पैंटीन ड्राई स्किन के लिए, ये पैंटीन एमी जरा पिंक कलर में एमी ब्ला हो जा बस। ठीक है, तो एक फिर उसमें होगा ये छोटी, ये बड़ी, ये फैमिली पैक, ये हैंडी पैक, ये ट्रैवल पैक। बात समझ रहे हैं? तो 500 आइटमें तो उसकी ऐसे बन जाएंगी। यू विल प्रोबेबली एंड अप फाइंडिंग 10-15 हजार चीजें इस तरह से अलग अलग जो उसके स्टोर में पड़ी हुई हैं। और जब वो बल्क में ये बाइंग करता होगा, खरीदता होगा, तो हर चीज की अपनी अपनी कोई रिकॉर्ड बनाता होगा कि यार ये इतनी खरीदी है, ये इतनी खरीदी है, ये शैम्पू छोटे वाले इतने लिए हैं, बड़े वाले इतने लिए हैं, सबसे बड़े वाले इतने लिए हैं, नीले वाले इतने लिए हैं, पीले वाले इतने लिए हैं। बात समझ में? और ये सिर्फ शैम्पू की बात है, फिर साबुन भी लिए हैं, फिर साबुन में भी फ्लेवर हैं।
ना ये फ्लेवर है, ये सारे फ्रूट डाल दिए उन्होंने अंदर, मतलब बंदा खा ले उसे। सो इस तरह से उसने हर चीज का रिकॉर्ड बनाना है, तो वो कॉपी पे लिख सकता है। उसके लिए ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है कि वो एक कॉपी खोले और उसमें लिखे कि आम वाले साबुन 5 अदद मतलब आम ही रह गया मेरे ख्याल साबुन में, बाकी तो उन्होंने चीजें डाल डूल दी। तो ये वाली चीज इतनी, ये उसके लिए ये मुमकिन नहीं है। और फिर अगर वो इसको यूं लिखना शुरू कर भी दे तो 15 दिन, महीने, 2 महीने के बाद वो उसके पास, उसको कुछ समझ ही नहीं आएगी मैं क्या करूं, क्योंकि इतना बल्क वो लिख चुका होगा कि मैं जब उससे कोई सवाल पूछूंगा तो वो कागज ही आगे पीछे करता रहेगा। आप यूं समझ लीजिए कि अगर आपने ये जो 10,000 15,000 चीजों का डाटा है ये रिकॉर्ड कर लिया है, और फर्ज करें कि इसकी आपकी 25 ट्रांजेक्शन हो गई हैं, तो इसका मतलब है 2.5 लाख ट्रांजेक्शन हुई है, यानी 10,000 आइटम है, हर आइटम की सिर्फ 25 मरतबा बाय हो गई ये चीज। ठीक है, आज बाय हुई, हफ्ते बाद फिर हो गई, 15 दिन में फिर हो गई, 10 दिन बाद फिर हो गई, 5 दिन बाद फिर हो गई, तो 2.5 लाख चीजें हैं जो आपने यूं लिख ली हैं। अब मैं आपसे कहता हूँ यार जरा ये बताना कि 22 मार्च से 12 अप्रैल के दरमियान में हमने कितने के शैम्पू लिए थे, तो वो हजारों ट्रांजेक्शन होंगी जिनको वो, आइटमें होंगी जिनको वो जमा कर रहा होगा बैठ के कैलकुलेटर पे, और कोई, यू अंडरस्टैंड, प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। और फिर इस तरह से और बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, तो वो इंफॉर्मेशन देने के लायक नहीं हो सकेगा। तो ये मुमकिन नहीं है कि अकाउंटिंग या यूं कह रहे हैं कि बिजनेस का डाटा जो है उसको ऐसे बिखरा हुआ रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो फिर ये जरूरी था कि कोई ऐसा सिस्टमैटिक तरीकाकार अडॉप्ट किया जाए, कोई ऐसा ऑर्गेनाइज्ड तरीका अडॉप्ट किया जाए जिससे उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद हमारे पास कोई समझ में आने वाली चीज भी पैदा हो जाए। आपने बहुत बचपन में, मेरा मतलब है एएफसी में, एक चीज पढ़ी होगी, डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन। है आपके ज़हन में? क्या फर्क होता है? डेटा रॉ फॉर्म में होता है और इंफॉर्मेशन यूजफुल होती है। बहुत अच्छा लफ्ज़ है। डेटा यूजफुल नहीं होता, जब वो यूजफुल हालत में आता है तो इंफॉर्मेशन बन जाती है। यानी वही वही बात है, डाटा वही है, लेकिन वो प्रेजेंट ऐसे हुआ था, बिखरा हुआ, कि आप उससे कोई फैसला नहीं कर पाते थे। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं ये डाटा, यानी ये जो ट्रांजैक्शंस हैं, हजारों ट्रांजैक्शंस हैं, अगर मैं इनको ऐसे आपको लिख के बता दूं, मसलन आई कैप का रिजल्ट आया और मैं आपको यूं बता दूं फलाना पास, फलाना पास, फलाना पास, फलाना फेल, फलाना फेल, फलाना पास, फलाना पास, फलाना फेल, फलाना पास, फलाना फेल, फलाना पास, फलाना फेल, तो इस तरह मैं कोई 3,000 मरतबा लिख दूं और मैं कहूं कि जरा बताओ तो इससे क्या नतीजा निकाला, तो क्या बताएंगे? लेकिन अगर इस सारे को मैं ऑर्गेनाइज करके यूं बता दूं कि क्यूएम में 400 लोग प्रेजेंट हुए थे, 300 पास हो गए, है ना, एएफसी में 3,000 बच्चा आया था, 2,000 पास हो गए, ये बात वही है, लेकिन इसको एक ऑर्गेनाइज्ड अंदाज से लिख देने अब समझ में आने लग गई है। तो जब डाटा को इस तरह से लिखा जाए कि वो यूजफुल हो जाए, उसकी बेसिस पे आप कोई डिसीजन लेने के लायक हो जाएं, तो हम उसको कहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन बन गई है। तो अकाउंटिंग असल में इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने जा रही है, उस ट्रांजैक्शन को, उस डाटा को ऐसे रिकॉर्ड करेगी कि वो किसी काम भी आए, यूजफुल भी आए। वो कह रहे हैं कि नाश्ता आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। उन लोगों का नहीं जो ऑनलाइन है, उन लोगों का जिन्होंने फिजिकली आने की जहमत की। आ जाएं, अगर कोई आ रहा है तो बिस्मिल्लाह। तो हम यहाँ पे ब्रेक करते हैं और फिर वी विल गेट बैक टू आफ्टर, आई मीन, यू नो, थैंक यू। अच्छा जी, हम बात को आगे बढ़ाते हैं।
हमने अभी तक ये बात की कि बिजनेस में इस बात की फिर नीड पैदा हो गई कि ये जो भी हमने ट्रांजैक्शन, जो भी होने वाली एक्टिविटीज हैं, इनको जो हमने रिकॉर्ड करना है, तो इनको किसी सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करेंगे ताकि वो यूजफुल इंफॉर्मेशन की शक्ल इख्तियार कर सके। अगर वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा तो फिर उससे बिजनेस कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता। आप सोचिए कि दुनिया में जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं उनका बिजनेस वॉल्यूम क्या होगा। मिसाल के तौर पे आपके ख्याल में दुनिया की किसी बड़ी कंपनी का नाम जो आप जानते हो। अमेजोन। अमेजोन का एनुअल टर्नओवर कितना होगा? एनुअल सेल कितनी होगी यानी उनकी? $2 ट्रिलियन। $2 ट्रिलियन का मतलब है 2000 बिलियन डॉलर। 2000 बिलियन डॉलर की सेल करने वाली कंपनी का वॉल्यूम कितना बड़ा होगा, उसका रिकॉर्ड कितना बड़ा होगा, उसकी डिसीजन मेकिंग कितनी क्रिटिकल होगी, उसका डिसीजन उसको कितनी बड़ी कॉस्ट दे सकता है। यानी अगर फर्ज कीजिए वो एक टाइमली डिसीजन ना ले सके तो उसको अगर फर्ज कर लीजिए कि उसकी 2% भी हिट पड़ती हो तो 2000 बिलियन का 2% का मतलब है कि 40 अरब डॉलर का उसको नुकसान हो सकता है। इतनी मामूली सी बात, 1% अगर उसका डिसीजन उसको अफेक्ट कर दे जो वो टाइमली नहीं ले सका तो इट विल कॉस्ट द कंपनी $20 बिलियन। $20 बिलियन में तो हमारा मुल्क काफी हद तक बेहतर हो सकता है ना। कोई $100 बिलियन जैसा हमारा कर्जा है एक्सटर्नल, तो हम उसका 1/5 उसकी 1% की हिट जो है ना वो हमारे मुल्क का 5वें हिस्से का कर्जा है। सही है। तो अगर उसको कितनी 5% की हिट पड़ जाए तो उसको इतनी बड़ी हिट पड़ती है जिससे हमारे पूरे मुल्क का एक्सटर्नल डेट पे ऑफ हो सकता है। Now this kind of a company when will be making decision making, तो उसको एक इंतहाई अहम चीज की जरूरत है, इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन के बगैर फैसला नहीं हो सकता कोई। और ये अब इसको हम एक किसी छोटे से बिजनेस पे मुंतबक करते हैं। आपके मोहल्ले की कोई किराने की दुकान है, उसको भी ये फैसला करना है कि चीनी की आज 2 बोरियां खरीदूं कि 1 खरीदूं, बेस्ड ऑन कि आगे मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट की डिमांड क्या चल रही है, मेरी सेल का पास्ट पैटर्न क्या चल रहा है। अब अगर आप अपनी प्रीवियस सेल का पैटर्न अगर देख पाए तो हो सकता है उसकी बुनियाद पे आप ये फैसला कर लें कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। अब चूंकि एक आम दुकानदार, वो जो सोल प्रोप्राइटर होता है ना, वो खुद कारोबार कर रहा होता है, सारा दिन दुकान पे खुद खड़ा होता है, वो उसके जहन में ये नंबर्स वैसे ही उसको ज़हन नशीन ही होते हैं। उसको पता होता है कि फलाने दिन मुझे ये करना है और फलाने दिन मुझे ये करना है। लेकिन जैसे जैसे आप स्केल को बड़ा करना शुरू करते हैं, जब आपके साथ टीम ऐड होना शुरू होती है, तो फिर ये सारे काम एक बंदा अपनी याददाश्त पे नहीं कर सकता। तो दे नीड इंफॉर्मेशन। दैट इंफॉर्मेशन will have many faces. One face out of that is जो हम अकाउंटिंग में पढ़ेंगे। इसको रिकॉर्ड करने के लिए जो तरीकाकार अकाउंटिंग में सजेस्टेड है वो है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम। इस डबल एंट्री सिस्टम को, बल्कि आगे बढ़ने से पहले, इससे पहले मैं बिजनेस के अंदर जो नेसेसरी एलिमेंट्स हैं वो आपको बता दूं क्या होते हैं। एक कॉन्सेप्ट है एसेट्स का, एक कॉन्सेप्ट है लाइबिलिटीज का, फिर इसी तरह एक कॉन्सेप्ट है इक्विटी का, इसी तरह एक कॉन्सेप्ट है इनकम का, और फिर एक कॉन्सेप्ट है एक्सपेंस का।
वो जैसे कहते हैं ना, आपने शायद बचपन में उर्दू की किताबों में या कभी डिबेट्स में कोई शेर व शायरी का इजहार किया हो, तो वो कहा जाता है निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहां पुरसोज। क्या होता है इससे? नहीं सुना? किसी ने भी नहीं सुना? लीडर की क्वालिटीज बयान की जा रही हैं कि एक लीडर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। हाँ, सुखन दिल नवाज भी होना चाहिए, जहां पुरसोज भी होना चाहिए। ये 4 क्वालिटीज उसकी बताई गई एक लीडर की। तो फिर आगे कहा ये 4 अनासर हों तो बनता है मुसलमान, एक अच्छा इंसान बनता है। तो मुझे इससे वो याद आ गया कि ये 5 अनासर अगर मिलें तो अकाउंटिंग मुकम्मल हो जाती है। अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे वो इन 5 के अंदर अंदर ही घूम रही होंगी। अकाउंटिंग में एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंस, इन 5 से बाहर कोई चीज आपको नजर नहीं आ रही होगी। उसका ताल्लुक इनमें से ही किसी ना किसी चीज से होगा। ये क्या है पहले हम ये पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इनको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है ये पढ़ेंगे। एसेट्स क्या है? आम अंग्रेजी में एसेट क्या होता है? असासा। क्या मतलब, इस असासे से आप क्या मतलब समझते हैं? आपकी दौलत, वेल्थ, है ना, प्रॉपर्टीज, हम ये मीनिंग लेते हैं इसके। तो एसेट्स कुछ ऐसे असासा जात हैं, कुछ ऐसी वेल्थ है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप ओन करते हैं, जो आपकी दौलत का हिस्सा समझी जाती हैं। और लाइबिलिटी से आम अंग्रेजी में हम क्या मतलब लेते हैं? कर्जे, कर्जे, वाजबात, हमने किसी के पैसे देने हैं, समथिंग दैट वी ओ, हमने किसी को कुछ देना है, राइट, लाइबिलिटीज। इक्विटी, इक्विटी के कई मानी हैं। इक्विटी का एक मानी हकूक भी होता है, इक्विटी का एक मानी इंसाफ भी होता है। इक्विटी डजंट मीन इक्वालिटी, इक्विटी मीन जस्टिस। और इक्विटी का एक मानी ओनर के पैसे भी होते हैं। अकाउंटिंग में इक्विटी ओनर के पैसों को जाहिर करता है। कैपिटल, सरमाया, वो जो ओनर का सरमाया, वो जो यानी बिजनेस की वो वेल्थ जो ओनर की हिस्से को जाहिर कर रही है, वो उसको इक्विटी से जाहिर किया जाता है। मिसाल के तौर पे एक कारोबार आज आपने नया शुरू किया है। इस कारोबार को शुरू करने के लिए आपको 50 लाख रुपए चाहिए था। आपने कहा कि 40 लाख रुपए तो मेरे पास है, 10 लाख रुपए मैं बैंक से लोन ले लेता हूँ और कारोबार शुरू कर लेता हूँ। तो अब इस कारोबार में जो 50 लाख रुपए के एसेट्स आए हैं, वो दरअसल कुछ आपके अपने पैसों से आए हैं यानी इक्विटी, और कुछ उधार से आए हैं यानी कि बैंक लोन। तो यहां से एक रिलेशनशिप ये बनाया जाता है कि एसेट्स हमेशा बराबर होते हैं लाइबिलिटी और इक्विटी के, और ऐसा हमेशा होगा क्योंकि आपके पास जो भी वेल्थ है वो या आपकी जाती होगी या किसी के उधार पे मुश्तमिल होगी। मसलन आपकी जेब में 5,000 रुपया है। अब ये 5,000 क्या है? या ये आपका जाती होगा या इसके अंदर किसी से उधार मांगे तो पैसे होंगे। आपने किसी को कहा यार मैंने फलां चीज खरीदनी है, तो पैसे जरा 1000 रुपए दे दो, आपने जाके वो चीज खरीद ली। लेट से आपने एक बाइक खरीद ली 50,000 रुपए की यूज, राइट, और आप किसी से 10,000 का, यार 10,000 दे, पैसे शॉर्ट है, मैंने बाइक लेनी है, अभी लेनी है, मगर ये ले 10,000, है ना, ऐसे दोस्त नहीं मिलते। फट 10,000 जा लेके आ। और अब ये जो आपके पास बाइक है, ये क्या है? आपका एसेट है, आपका सासा है, आपकी वेल्थ है। लेकिन इस वेल्थ का सोर्स क्या है? कुछ आपके अपने पैसे हैं यानी इक्विटी, और कुछ लायबिलिटी है, उधार है, किसी से आपने पैसे पकड़े। तो 50,000 की बाइक इज एसेट, अलबत्ता 10,000 उधार है और 40,000 आपका अपना है।
एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। वाह, या व्हाई नॉट। इस रिलेशनशिप को जी बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अकाउंटिंग, ओके। इस रिलेशनशिप को अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन ही बनी हुई है ना, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। इस रिलेशनशिप को या इस इक्वेशन को अकाउंटिंग इक्वेशन कहा जाता है कि एसेट हमेशा बराबर होते हैं लायबिलिटी प्लस इक्विटी के। तो अभी तक हमने तीन चीजों की बात कर ली, एसेट्स की, लायबिलिटी की, इक्विटी की। एसेट वो रिसोर्सेज हैं जो जिसको आप अपनी वेल्थ, अपनी एसेट, अपनी चीजें, अपनी बिलोंगिंग्स का नाम देते हैं। लायबिलिटी वो आपके जिम्मे वाजिबात हैं, वो आपके जिम्मेदारियां हैं जो आपने पे करनी है, उनको आप लायबिलिटी का नाम देते हैं। इक्विटी वो पैसा है जो आपने खुद से अपने आप से लगा रखा है। फिर उसके बाद बात आती है इनकम और एक्सपेंस की। ये जो वही आम मनी अंग्रेजी में लिए जाते हैं, ये वही हैं। इनकम वो रिसीट्स हैं जो आप अपने कारोबार से हासिल कर रहे हैं, जिसको उर्दू में हम आमदनी कहते हैं। और एक्सपेंस वो चीजें हैं जो आप खर्च कर रहे हैं कारोबार को चलाने के लिए। तो फर्ज कीजिए कि आपका एक इंटरनेशनल लेवल का जलेबियों का कारोबार है और वहां पे आप जलेबियां बेचते हैं। तो आपने आज के दिन में फर्ज करें 50,000 रुपए की जलेबियां बेची हैं, तो 50,000 रुपये आपकी इनकम है। और जाहिर है इन जलेबियों को बनाने पे आपने खर्चा लगाया होगा, उसके लिए रॉ मटेरियल लिया होगा ना, उसके लिए ऑयल लिया होगा जिसमें उसको पकाया होगा, उसके लिए गैस खर्च की होगी जिसपे वो चूल्हा चलता रहा होगा, उसके लिए आपने कोई और भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए होंगे, बिजली खर्च हुई होगी, मुलाजिम रखे हुए हैं उनके पैसे आपने दिए होंगे। ठीक है, तो आपने इस 50,000 रुपए की सेल को आज अचीव करने के लिए खर्चा किया बहुत सारा। फर्ज कर लीजिए कि आपका 28,000 रुपए का खर्चा हो गया, तो 22,000 रुपया, तो 28,000 रुपया क्या है, ये एक्सपेंस है। 50,000 इनकम है, 28,000 रुपया एक्सपेंस है। नेट रिजल्ट क्या है, 22,000 रुपए का प्रॉफिट है। ओके जी, इवेंचुअली प्रॉफिट मालिक का ही है ना, मालिक के पैसे बन जाएगा। सो अगर आज आपने एक कारोबार शुरू किया 10 लाख रुपए से और फिर उस कारोबार ने 2 लाख रुपए मुनाफा कमा लिया, तो उस कारोबार में आपका 12 लाख हो गया ना। 10 लाख तो वो जो आपने डाला था हाथ से, और जो उसमें अब मुनाफा पैदा हो गया, तो अब वहां 2 लाख रुपए और भी आ गया कारोबार में, तो अब आपका वहां कितना पैसा हो गया, अब आपका वहां 12 लाख रुपए हो गया। तो इवेंचुअली ये जो इनकम और एक्सपेंस का जो नेट रिजल्ट है, जो कि प्रॉफिट या लॉस बन जाएगा, वो किधर चला जाएगा, वो इक्विटी का पार्ट बन जाएगा। ये 5 एलिमेंट्स ही बिजनेस में मौजूद होते हैं। किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में इन 5 एलिमेंट्स का ही ताल्लुक होगा। आप कोई ऐसी बिजनेस की एक्टिविटी सोचने की कोशिश करें जिनमें से ये 5 में से कोई चीज इस्तेमाल ना हो रही हो। वो इनकम तो है ना, प्रॉफिट तो होगा ही ना। वैसे तो प्रॉफिट मैंने यहाँ का लिखा भी नहीं है, इनकम ही लिखा है। प्रॉफिट होना लाजमी नहीं है, प्रॉफिट होना लाजमी नहीं है। लायबिलिटी होना नहीं, मेरा कहने का मतलब हो, आप सही कह रहे हैं, लायबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मैं कह रहा हूँ कोई ऐसी ट्रांजैक्शन सोचें, ऐसी एक्टिविटी सोचें जिनमें इन 5 में से कोई चीज इस्तेमाल ना हो रही हो। कोई ऐसी बिजनेस की चीज सोचें जिसमें जिसमें इनमें से कोई चीज इस्तेमाल ना हो रही, तो लायबिलिटी इस्तेमाल हो रही होगी, इसका मतलब है। तो लायबिलिटी तो है ना।
इक्विटी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं जिसमें ये पांचों ही चीजें ना हो, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें ये पांचों मौजूद ना हो, यानी पांचों में से कोई भी चीज मौजूद ना हो। रिजर्व क्या होता है? रिजर्व होता क्या है? मुझे भी नहीं पता। हाँ जी, बाइक को जो लग जाता है, फिर उस रिजर्व लगाओ तो फिर उसका रिश्ता अगर आपने सऊदी अरब के कुओं के साथ जोड़ना हो तो क्या करते हैं? बाइक को नीचे लेटाते हैं। जैसे आप बाइक को नीचे लेटाते हैं उसका राब्ता फौरन तेल के कुओं से हो जाता है। अच्छा जी, ये नेसेसरी एलिमेंट्स हैं। हम ऐसी कोई चीज शायद नहीं सोच पाएंगे जिसका नतीजा ऐसा निकले कि जिसमें ये इन पांचों में से कुछ भी ना हो, या हम कहें कि एक छठी चीज भी निकल आई है, यानी उसमें इनमें से कोई एक चीज इस्तेमाल हो रही है और कोई इनके अलावा कोई छठी चीज भी इस्तेमाल हो रही है, तो ऐसी भी कोई चीज आपके सामने नहीं आएगी। ये पांच में से ही जो कुछ भी होगा आपके सामने आएगा। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जब अकाउंटिंग में ये पांच ही एलिमेंट हो सकते हैं डिस्कस, तो अगर हम रिकॉर्ड लिखने के लिए, अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए इन पांच चीजों पे मुश्तमिल कोई असूल बना लें, तो वो असूल 100% अकाउंटिंग को केटर कर जाएगा। तो डबल एंट्री एक ऐसा असूल पेश कर रही है जिसमें इन पांचों एलिमेंट को बुनियाद बना के रिकॉर्डिंग की जाएगी। नहीं, तो फिर क्या पैदा होता है? एसेट नहीं बन जाता वो? उन पांच चीजों को हमने दो कैटेगरीज में तकसीम कर दिया, एसेट्स और एक्सपेंसेस को एक तरफ, इक्विटी, लायबिलिटी और इनकम को एक दूसरे सेक्शन में। अब हम जब कोई भी काम होगा और उसको में लिखना होगा, तो इस लिखने के लिए हम कुछ सिंबल्स का सहारा लेंगे। मिसाल के तौर पे, जैसे जब आप मिसाल के तौर पे लूडो खेलते हैं, तो आप खेलने के लिए कुछ टर्म्स इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास उसको आप कहते हैं कि 6 आएगा तो गोटी खुलेगी। आप कहते हैं कि जब आप वो पूरा सर्कल लगा के हाउस पे पहुंच जाएंगे तो आप कहेंगे आपकी गोटी पुग जाएगी, है ना? एक आम आदमी से मैं पूछूं कि ये पुग जाना क्या होता है, जिसने लूडो कभी ना खेली हो, तो शायद वो उसको उस तरह से इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा जैसे उसने वो उसको समझ सकता है। इसी तरह आप खेलते हैं तो आप उसमें कुछ टर्म्स इस्तेमाल करते हैं। आप कहते हैं ये पान का पत्ता है, ये ईंट का पत्ता है, ये हुक्म है, ये चिड़िया है, या अंग्रेजी में स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट्स, डायमंड्स कह देते हैं। और जब आप कहते हैं कि ये हुक्म का यक्का है, तो इससे किसी के जहन में ऑर्डर नहीं आता हुक्म, और किसी के जहन में तांगा नहीं आता यानी कि यक्का। आपको मालूम होगा कि तांगे को यक्का कहा जाता था। तो एक पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट दौर की मेरे ख्याल एक मूवी भी है यक्के वाली। तो बहरहाल, तो अकाउंटिंग ने भी इन चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस पैदा कर दिए हैं। ये पान, हुक्म, ईंट की तरह, चिड़िया की तरह, इन सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस को डेबिट और क्रेडिट कहा जाता है। ये डेबिट और क्रेडिट क्या है? ये सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस हैं। ऐसे ही
जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि जरा बताइए ताश में हार्ट्स का क्या मतलब है? क्या मतलब है हार्ट्स का? ताश खेली कभी? कभी नहीं खेली? क्या खेला है? लूडो खेली है? खेलते रहे। और कोई चीज, कोई जिसने ताश खेली हो अगर वो बता सके। पता नहीं है यार, तुम ताश से नहीं पता केड़ी जिंदगी केड़ी दुनिया च रहिंदे हो तुसीं? जी पैसे लगा के खेलते हैं उनका, ऐसी शादी ताश कभी नहीं खेली। आप पैसे लगा के खेली दी है। आपने कंप्यूटर में तो गेम्स खेली होंगी ना ताश वाली भी, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो यकीनन होगा कि कार्ड्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं डिफरेंट। तो जब हम बात करते हैं कि ये कार्ड जो है वो हार्ट्स का है या ये स्पेड्स का है या ये क्लब्स का है, तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है सिवाय इसके कि वो कार्ड की आइडेंटिफिकेशन होती है, दैट्स इट, है ना। यानी पान का पत्ता, इसमें पान का तो कुछ चक्कर ही नहीं है। हुक्म के पत्ते में हुक्म का कोई रोल नहीं है, चिड़िया के पत्ते में स्पैरो का कोई रोल नहीं है। ये सिर्फ उसकी आइडेंटिफिकेशन है कि जब मैं कहता हूं ना हुक्म का किंग या हुक्म की बेगम, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो वाला पत्ता जिसपे ये वाला सिंबल बना होता है और उस पर क्यू लिखा हुआ होता है। बात समझ? ऐसे ही ये डेबिट या क्रेडिट का कोई मीनिंग नहीं है, ये सिर्फ सिंबॉलिक अटैचमेंट्स हैं कि हम आइडेंटिफाई कर लें कि ये चीज है, बस दैट्स इट। इसका इससे ज्यादा कोई मकसद नहीं है। तो ये सिंबल हम किस तरह से असाइन करेंगे? इसका रूल क्या है? इसका रूल ये है कि अगर एसेट्स, अगर किसी ट्रांजैक्शन में एसेट्स या एक्सपेंसेस में से कोई चीज इंक्रीज हो रही हो तो उसके लिए उसको डेबिट का सिंबल अलॉट करेंगे। इसके लिए DR डेबिट का एब्रीविएशन भी यूज किया जाता है। और अगर डिक्रीज हो रही हो तो क्रेडिट का सिंबल यूज करेंगे और उसके लिए CR का एब्रीविएशन भी यूज किया जाता है। तो अगर मेरे सामने कोई बिजनेस की ट्रांजैक्शन आई है जिसमें एसेट या एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो मैं कहूंगा मसलन आपने नई दुकान खोली, तो पहले दिन आपने लाइटें शाइटें लगाई, वो एक जोकर में हवा भर के खड़ा कर दिया, ठीक है, साथ कोई म्यूजिक वगैरह के लिए DJ बुला लिया, राइट। लोगों को उस दिन मसलन बेकरी थी तो लोगों को उस दिन फ्री कपकेक खिला दिए। आप समझ रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है? खर्चा हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है। और ये एक्सपेंस हो रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है, यानी कल तक मेरा कोई खर्चा नहीं था और आज मेरा 50,000 रुपये लग गए, तो खर्चा हो रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। तो अगर एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो मैं उसके लिए क्या सिंबल अलॉट करूंगा? डेबिट। तो मैं अब आज 50,000 रुपये लगाया हमने दुकान की प्रमोशन करने के लिए, तो मैं उसको कैसे रिकॉर्ड करूंगा? मैं कहूंगा प्रमोशन एक्सपेंसिव डेबिट। अब आपको डेबिट पढ़ के समझ आ गई कि अच्छा खर्चा हुआ है, यानी बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, कम नहीं हुआ, इंक्रीज हुआ है। अब मैंने आपको पूरा जुमला नहीं बताया कि वी हैव स्पेंट 50,000 रुपीज फॉर द प्रमोशन ऑफ द शॉप, नहीं, हमने कहा प्रमोशन एक्सपेंस डेबिट। आपको इन से पूरी बात समझ आ गई कि आज प्रमोशन का खर्चा हुआ है 50,000 रुपये का। और अगर ये खर्चा कम हो जाता तो फिर उसको क्रेडिट कर देते। मसलन हमने आज प्रमोशन की, उसके लिए वही जो आपने DJ भी बुला लिया और सारा कुछ कर लिया, और उसका 50,000 रुपये आपका लग गया, चला गया, और फर्ज कीजिए आपने रिकॉर्ड भी कर लिया, आपने कहा प्रमोशन एक्सपेंस डेबिट 50,000। लेटर ऑन आपको पता लगा कि फलां चीज जो थी वो तो आई नहीं थी। मसलन आपने उसको कहा था कि भाई तुमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5 किलो गुलाब के फूलों की पत्तियां भी लानी है। बाद में पता लगा जी फूलों की पत्तियां तो सिर्फ 3 किलो आई थी। तो आप क्या करेंगे? जिस बंदे ने वो काम किया था सारा, उसको शिकायत करेंगे ना,
वो कहेगा जी मैं चेक करता हूँ जी, मसला ही कोई नहीं है। चेक चुक करा, कहता है जी सॉरी मेरे बंदों की गलती है, वो 5 किलो की जगह 3 किलो लाए, 2 किलो के पैसे आपको वापस देंगे। तो मेरा जो खर्चा हो गया था वो वापस हो रहा है, यानी कि खर्चा अब डिक्रीज हो रहा है, मेरा हुआ खर्चा रिवर्स हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब मैं क्या लिखूंगा, अब मुझे फर्ज करें वहां से 1000 रुपये वापस आ गया, अब मैं क्या लिखूंगा, प्रमोशन एक्सपेंस क्रेडिट, कि मेरा खर्च कम हो गया, यानी हुआ खर्च कम हो गया। ठीक है, तो एक्सपेंस अगर इंक्रीज हो जाए तो उसको डेबिट का सिंबल अलॉट करेंगे, और अगर डिक्रीज हो जाए तो उसको क्रेडिट का सिंबल अलॉट करेंगे। इसी तरह एसेट अगर इंक्रीज हो जाए तो उसे डेबिट का सिंबल अलॉट करेंगे, और अगर डिक्रीज हो जाए तो उसे क्रेडिट का सिंबल अलॉट करेंगे। इसकी एग्जांपल लेते हैं। आपने एक नया कारोबार शुरू किया, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान बनाई, फजल इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब उसकी चोरी नहीं कर रहा, वैसे बता रहा हूँ, आपने दुकान बनाई और थोड़े टाइम आपने कारोबार किया तो आपको एहसास हुआ कि लोग जो भी वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, फ्रिज, डीप फ्रिज, जो भी कुछ लेने आता है ना, साथ कहता है सर घर भिजवाएं, मैं नहीं, मैं कैसे लेके जाऊंगा, मैं अपनी गाड़ी में तो फ्रिज रख के ले जा सकता है, इन्हों किसी तरह कर भिजवाओ। फिर मैं कहीं से रक्षा ढूंढता हूँ, कोई पिकअप ढूंढता हूँ, फिर उसको लोड कराता हूँ, फिर बड़ा मसला है यार। आपने सोचा हम अपनी एक डिलीवरी वैन ले लेते हैं, अपनी एक गाड़ी ले लेते हैं, वो पिकअप टाइप, एक ड्राइवर रख लेते हैं, और जो भी आएगा उसको कहेंगे हाँ जी जनाब है, अपना ही बंदा है, 1000 रुपये लोडिंग या डिलीवरी का लेगा और आपके घर छोड़ाएगा। आपको एक तो सहूलत हो जाए, इससे आप लोगों पर डिपेंड, और दूसरा आपने पैसे तो कस्टमर से लेके देने, जेब से थोड़ी देने। अब इधर आप अपनी कीमत में शामिल कर लेंगे कि जो चीज आपने डिस्काउंट पे 50,000 की 45 की बेच देनी थी, अब आप 46 से कम नहीं बेचेंगे, क्योंकि आपको पता है, आप उसको कहेंगे भाई मैं 46,000 की बेचूंगा, डिलीवरी फ्री, क्योंकि आपने 1000 रुपये इसके अंदर रख लिया हुआ, राइट। अब आपकी वो, अब ये जो गाड़ी आपने खरीदी है, ये गाड़ी क्या है, ये खर्चा है, ये एसेट है। अब ये फर्क वाजे करना है कि कैसे पता, पैसे तो खर्च हुए ना, कि गाड़ी खरीदी है जी 12 लाख रुपए की, अब 12 लाख रुपया क्या मेरा एक्सपेंस है या मेरा एसेट है, ये फर्क समझना है मुझे। तो अगर तो मेरा खर्चा करने के नतीजे में कोई फ्यूचर पे बेनिफिट्स पैदा होने की प्रोबेबिलिटी मौजूद हो तो मैं कहूंगा ये मेरा एसेट है। मसलन आपने ये गाड़ी खरीदी है, अब आप इसको कई साल इस्तेमाल करेंगे, यानी इस खर्चे से आप कई साल फायदा उठाएंगे, तो ये एसेट है। लेकिन आपने बिजली का बिल दिया है, इस खर्चे से तो बस खर्च हो गए पैसे, और जो फायदा लेना था वो ले चुके हैं, अब फ्यूचर में इसका कोई फायदा आपसे नहीं है, जो भी फायदा था वो ले लिया आपने, इससे आगे को फायदा आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे अभी हमने प्रमोशन की नई दुकान खोली थी, अभी है ना, वहां हमने प्रमोशन की, इस प्रमोशन से हमें फ्यूचर में फायदा मिलेगा, मिलेगा, प्रमोशन होगी, क्या वो आपके कंट्रोल में, क्या वो आपके कंट्रोल में है? बस पैसे खर्च हो गए, खत्म हो गए, एक्सपेंस हो गया। जब कोई ऐसा खर्च हो जिसके नतीजे में कोई ऐसा रिसोर्स पैदा हो जाए जो फ्यूचर में आपको बेनिफिट देता रहेगा, तो वो एसेट है, वगरना वो एक्सपेंस है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने जब गाड़ी खरीदी तो ये गाड़ी एक ऐसा रिसोर्स पैदा हो गया है जो कि फ्यूचर में आपको बेनिफिट देता रहेगा, ये आपका एसेट है। लेकिन वो जो आपने प्रमोशन की है, इस प्रमोशन से जो काम होना था हो गया, लोगों ने जो खाना पीना था खा लिया, अब कल को वो आपकी दुकान पे आएंगे या नहीं आएंगे हमें नहीं पता, इसका फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा वी डोंट नो। हमने अपनी तय कोशिश कर दी है, पैसे खर्च लिए हैं, जो बेनिफिट लेना था वो ले लिया है। क्या बेनिफिट लेना था, सिर्फ धूम धड़का करना था, लोगों की दुकान गई है, तो क्या लोगों को बस बेनिफिट ले लिया है, फ्यूचर और क्या कुछ नहीं है, लेकिन गाड़ी में फ्यूचर मौजूद है। और कोई ग्राहक नहीं भी आएगा ना तो गाड़ी बेच के पैसे निकाल लूंगा,
क्या ख्याल है? अगर कोई ग्राहक ना भी आया तो गाड़ी बेच के पैसे रिकवर कर लूंगा, लेकिन वो जो प्रमोशन की है वो रिकवर हो सकती है अगर ग्राहक ना आया तो? वो गई, इट्स लॉस्ट। आपने बड़ा धूम धड़का कर लिया लेकिन कोई नहीं आया तो खत्म हो गया, पैसों को कोई फायदा नहीं मिलेगा। जिस दिन प्रमोशन हुई वो पैसे खर्च हो गए, एक्सपेंस हो गए। अगले दिन फिर हुई, फिर एक्सपेंस हो गया। व्हाट इज इज योर हैंड्स? आज आपने वो टीवी पे स्टार चला दिया, नाउ व्हाट इज योर इन योर हैंड्स? व्हाट इज समथिंग दैट विल गिव यू मनी इन फ्यूचर? वो लोगों की मर्जी, वो आए ना है। आपकी प्रोडक्ट हो सकता है, आप बड़ा शोर शराबा कर रहे हो, यानी अगर सिंपली एडवर्टाइजमेंट इज द ओनली की टू सक्सेस, देन एवरी बिजनेस मस्ट बी सक्सेसफुल। हो सकता है आपकी प्रोडक्ट ही फेल है। आप देखते हैं एक बहुत कोई बड़ी कास्ट फिल्म आती है, फ्लॉप हो जाती है, उन्होंने बड़ी एडवर्टाइजमेंट की होती है, फ्लॉप हो जाती है। तो एडवर्टाइजमेंट इज नॉट समथिंग दैट गिव्स यू अ रिसोर्स दैट विल गिव फ्यूचर बेनिफिट। रिसोर्स पे जोर करें। एसेट में रिसोर्स पैदा हो जाता है। गाड़ी खरीदी है तो गाड़ी एक रिसोर्स है जो पैदा हो गया है। बिल्डिंग खरीदी है तो बिल्डिंग एक रिसोर्स है जो पैदा हो गया है। इश्तेहार चलाया है तो क्या पैदा हुआ? सिर्फ लोगों को बीच में इश्तेहार का बेनिफिट खत्म हो गया। अब लोगों की मर्जी है, वो चीज पसंद करें ना करें, आए ना आए, उनका मर्जी, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। गाड़ी में अगर कोई ग्राहक ना आया तो गाड़ी खुद एक चीज है जो अपना बेनिफिट कमा के दे देगी, है ना। मैं गाड़ी ही बेच के पैसे ले लूंगा, लेकिन अगर कस्टमर ना आया तो खाई हुई रोटी के पैसे वापस नहीं दे सकता। वो जो आपने देखें और कल को आए हैं, अगर उनको वो कपकेक पसंद नहीं आया, उन्होंने सारा कुछ खा के भी कल नहीं आना। बात समझ रहे? इट्स लॉस्ट। तो इसीलिए एक्सपेंस और एसेट में एक बहुत फाइन डिफरेंस आपको ध्यान में रखना होगा। एसेट वो खर्चा होता है जिसके नतीजे में कोई रिसोर्स पैदा होता है। एक्सपेंस के नतीजे में कोई रिसोर्स पैदा नहीं होता। एक्सपेंस एक ऐसा खर्चा है जिसका बेनिफिट आप कंज्यूम कर चुके हैं, और एसेट ऐसा खर्चा है जिसका बेनिफिट आप फ्यूचर में कंज्यूम करेंगे। ठीक है, ये बुनियादी फर्क है इसमें। अब आपने गाड़ी खरीदी है। जब आपने गाड़ी खरीदी तो आपके पास गाड़ी आई है, कार, व्हीकल। तो व्हीकल को आपने किधर कैटेगराइज किया? एसेट में। और एसेट इंक्रीज हो तो क्या करते हैं? डेबिट। तो आप लिखेंगे कार डेबिट 12 लाख। इन 3 लफ्जों से बात समझ में आ गई है कि गाड़ी खरीदी है 12 लाख रुपए की, क्योंकि कार है, कार एक एसेट है। डेबिट होने का मतलब है इंक्रीज हुई है, खरीदी है, और कितने की? 12 लाख रुपए की। अच्छा, फर्ज करें 2 दिन के बाद आपने वो गाड़ी बेच दी। फर्ज कर लें कि 2 दिन बाद वो गाड़ी आपने बेच दी, तो आप क्या करेंगे? कार 12 लाख 14 लाख जितने की बेची, और अब जब कार को क्रेडिट लिखूंगा तो इसका मतलब गाड़ी मेरे हाथ से गई, और जब कार को डेबिट लिखूंगा तो गाड़ी मैंने ले ली। तो ये सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है। शाहजेब का सवाल है, इसमें दोनों काम हो रहे, बट मोस्ट प्रोबेबली हम इसको फिर एसेट ही डील करें। आई बिलीव शाहजेब, मैंने काफी तफसील से इसका डिफरेंस आगे बयान कर दिया है, आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। क्यों शाहजेब? ओके, फिर आ जाते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, इक्विटी, लायबिलिटी और इनकम। आपने बैंक से लोन ले लिया, तो आप लिखेंगे बैंक लोन क्रेडिट, क्योंकि जब इक्विटी लायबिलिटी या इनकम में इजाफा हो तो उसको क्रेडिट से डिनोट करते हैं, और अगर कमी हो तो उसको डेबिट से डिनोट करते हैं। यानी उसके उलट है ऊपर वाले के। जैसे एसेट एक्सपेंस का इजाफा डेबिट था, तो इक्विटी लायबिलिटी इनकम का इजाफा क्रेडिट है। तो अब अगर फर्ज कर लीजिए
कि आपने बैंक से लोन लिया है 10 लाख का, तो आप कहेंगे बैंक लोन क्रेडिट, क्योंकि बैंक लोन में आपके जिम्मे एक लोन बढ़ गया, आपके कंधों पे एक जिम्मेदारी आ गई है, आपने पैसे वापस देने, तो लोन क्रेडिट। अच्छा, और आपने लोन वापस दे दिया तो लोन डेबिट, क्योंकि लोन कम हो गया। भी आज मैंने आपका 10 लाख रुपए देना है, तो मेरे कंधों पे एक जिम्मेदारी है 10 लाख रुपए की, तो मैं कहूंगा लायबिलिटी क्रेडिट 10 लाख। और कल को मैंने उस 10 लाख में से 4 लाख आपको वापस दे दिया, तो मैं कहूंगा लायबिलिटी डेबिट 4 लाख से कम हो गई है, डिक्रीज। तो इसी तरह इनकम है, आज मैंने आपको सेल की है 15 लाख रुपए की, तो मैं कहूंगा सेल क्रेडिट 15 लाख से, इसका मतलब सेल इंक्रीज हुई है। अच्छा, आप चीजें ले गए, अगले दिन आप 2 लाख रुपए की चीजें वापस ले, आपने कही तो खराब निकलेंगे, मैंने कहा अच्छा वापस दे दें, तो क्या करूंगा, डेबिट कर दूंगा, सेल इनकम डेबिट हो जाएगी 2 लाख रुपए से। तो कल मैंने सेल को क्रेडिट किया था 15 लाख रुपए से, आज मैंने सेल को 2 लाख रुपए से, तो नेट 13 लाख रुपए मेरी सेल कंसिडर हो जाएगी। तो इस तरह से ये सिलसिला जारी रहेगा। इसी तरह इक्विटी है, आपने बहैसियत मालिक बिजनेस में 20 लाख रुपए डाला, तो इक्विटी इंक्रीज हो गई, इक्विटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे, और फिर आपको कल को जरूरत पड़ी, आपने उसी में से 2 लाख रुपए निकाल लिया, तो इक्विटी को डेबिट करते हैं। ये बुनियादी असूल हैं, इनको कहा जाता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्या आपने डेबिट क्रेडिट के रूल्स इस्तेमाल करने हैं। अगर यहां तक आप सबको बात क्लियर है तो मैं फिर इससे आगे बढ़ाता हूं। जो लोग रिमोट एंड पे हैं उनका कोई सवाल। आई बिलीव के आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो अब ले लें। और आपने आई बिलीव के नोट कर लिया होगा। मुझे लगता है इसका मुझे ही स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा ऐसे। अब जो हम बात करने जा रहे हैं ये दूसरी अहम बात है अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग को सीखने के लिए। इसको बोलते हैं एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सिर्फ एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। एंटिटी का लफ्ज क्या होता है, एंटिटी नहीं, आम अंग्रेजी में एंटिटी किसी चीज के वजूद को इस्तेमाल किया जाता है। आप और मैं एक एंटिटी हैं, हमारा एक वजूद है। हर चीज का कोई ना कोई वजूद नजर आ सकता है। कुर्सियों का अपना एक वजूद है, कमरे का अपना एक वजूद है, इंसानों का अपना एक वजूद है, इदारों का अपना एक वजूद है। ये सब एंटिटीज हैं। हम चूंकि अकाउंटिंग में बिजनेस की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो जब भी लफ्ज एंटिटी इस्तेमाल किया जाता है तो उससे मुराद बिजनेस एंटिटी होता है, यानी बिजनेस का वजूद, कारोबार जिसको हम कहते हैं। तो अगर आप रेंट ए कार चला रहे हैं तो दैट रेंट ए कार इज एंटिटी। अगर आप क्लिनिक चला रहे हैं तो दैट क्लिनिक इज एन एंटिटी। अगर आप हॉस्पिटल बना रहे हैं तो ये दैट हॉस्पिटल इज एन एंटिटी। यानी वो कारोबार जिसकी हम ये अकाउंटिंग करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एंटिटी। और जो उसका मालिक है वो मालिक है, दैट इज कॉल्ड ओनर। उसको ओनर भी कहते हैं, उसको पार्टनर भी कहते हैं। जाहिर है अगर वाहिद मलकियत होगा तो शायद आप सोल प्रोप्राइटर कह देंगे, अगर एक से ज्यादा मालिक होंगे तो पार्टनर कह देंगे, और अगर वो SECP से कंपनी रजिस्टर करवा ले तो फिर उसे शेयर होल्डर कहेंगे। ठीक है, ये जो ओनर है ये एक अलग एंटिटी है, ये एक अलग वजूद रखता है।
और जो बिजनेस है वो अपना एक अलहदा वजूद रखता है। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है, एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है, ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज। आपने इनको एक ही चीज नहीं समझना है, मालक को अलग समझना है, बिजनेस को अलग समझना है। ये पहली बात है जो बहुत अहम आपको याद रखनी है। दूसरी बात, अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस की तरफ से की जाएगी, ओनर की तरफ से नहीं की जाएगी। सो हम अकाउंटिंग ओनर की नहीं कर रहे, हम अकाउंटिंग बिजनेस की कर रहे हैं। इस फर्क को समझते हैं। आप ऑलरेडी एक कारोबार चला रहे हैं, आपका कोई फॉर एग्जांपल कोई क्या कारोबार है, आपका कोई सॉफ्टवेयर हाउस है, आप ऑलरेडी एक काम कर रहे हैं, आपके पास एक्सपेक्टेशन है कि मजीद काम आ जाएगा, उसके लिए आपने सोचा है कि मुझे 15 लैपटॉप्स और खरीदने पड़ेंगे और हाई स्पेक लैपटॉप लेने होंगे, तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए का लैपटॉप आएगा। आपके ख्याल में 45 लाख रुपए आपको और डालना पड़ेगा, कारोबार के पास पैसे नहीं है, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन है कि ये 45 लाख रुपए जो मैं डालूंगा इससे मैं करोड़ एक रुपया कमा लूंगा, तो ठीक है यार डालते हैं, पैसे कमाएंगे इसी से। अब ऑलरेडी आप इस कारोबार में फर्ज करें 2 करोड़ रुपए डाल चुके हैं और पिछले को 2-3 साल से कारोबार कर रहे हैं। आज आपने 45 लाख रुपया और कारोबार को दे दिया है। बताइए अकाउंटिंग की रूह से कैश, नकद पैसे आपके पास इंक्रीज हो गए हैं या डिक्रीज हो गए हैं? जो लोग ऑनलाइन है वो भी जवाब दे दें जी। इंक्रीज और डिक्रीज बिजनेस में, और इंक्रीज हुए हैं और इंक्रीज हो गए हैं। और जो ऑनलाइन का जवाब क्या आ रहा है, इंक्रीज हुए हैं। और अकाउंटिंग के तरीके से बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं शाहजेब के, इंक्रीज हुए, डिक्रीज नहीं हुए, इंक्रीज हुए हैं। क्योंकि अकाउंटिंग ओनर की साइड से नहीं देखी जा रही, बिजनेस की साइड से देखी जा रही है। ओनर ने 45 लाख रुपया दिया है तो ओनर की पॉकेट में तो डिक्रीज ही हुए हैं, लेकिन हम तो अकाउंटिंग ओनर की तरफ से कर ही नहीं रहे, हमने तो बिजनेस की तरफ से करनी है। तो बिजनेस की पॉकेट में तो पैसे इंक्रीज हुए हैं, वहां पैसे आए हैं। तो हम जब रिकॉर्ड करेंगे तो पैसे का इंक्रीज रिकॉर्ड करें, हम कहेंगे एसेट है, कैश एसेट है, एसेट है जो कि इंक्रीज हो गया है, उसको डेबिट कर दें। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रहे कि अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस की तरफ से की जाएगी और ओनर को हमेशा बिजनेस से अलग समझा जाएगा, उसको बिजनेस का पार्ट नहीं समझा जाएगा। यहां ये भी ध्यान में रखिएगा कि किसी भी चीज को देखने के कई जाविया नजर हो सकते हैं, नुक्ता नजर हो सकते हैं, पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। मसलन एक पर्सपेक्टिव ये है कि कानून इसको कैसे देखेगा, वो अलग चीज है, वो कानून का नुक्ता नजर है। एक है कि अकाउंटिंग इसको कैसे देखेगी, ये एक अलग बात है। हो सकता है कि कानून की नजर में बिजनेस और ओनर एक ही चीज होते रहे, हम देखेंगे अकाउंटिंग की नजर से, तो अकाउंटिंग की नजर से बिजनेस और मालक को हमेशा अलग अलग समझा जाएगा। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के केस में कानून मालक को अलग नहीं समझता है। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के केस में लॉ की नजर से ओनर एंड द बिजनेस आर वन एंड द सेम थिंग। बिजनेस ने कोई क्राइम कमिट किया, इट्स लाइक ओनर ने कोई क्राइम कमिट किया।
ठीक है ना। बिजनेस में कोई गड़बड़ हुई है मीन्स ओनर की गड़बड़ हुई है। कानून की नजर से बिजनेस एंड ओनर इज वन एंड द सेम थिंग। बिजनेस के पैसे कोई पूरे नहीं हो रहे, मसलन बिजनेस दिवालिया हो गया, कारोबार में नुकसान हुआ, दिवालिया हो गया। बिजनेस दिवालिया हो रहा है तो इसका मतलब है मालिक दिवालिया हो रहा है। अच्छा, बिजनेस फर्ज करें कि कारोबार शुरू किया, उसमें आपने 2-4 करोड़ रुपया डाला, 2 साल 3 साल कारोबार किया, नुकसान पे नुकसान किया, इवेंचुअली आज कारोबार के पास जो पैसा है वो है 50 लाख रुपया, और जो उसने कारोबार ने लोगों का देना है वो है 90 लाख रुपया। अब कारोबार के पास 40 लाख रुपए का शॉर्टफॉल है। कारोबार कहता है जी मैं दिवालिया हो गया, मेरे को पैसे कोई नहीं, मैं मर गया, लुट गया, मैं दिवालिया हो गया। लेकिन कानून देखेगा कि ओनर दिवालिया हुआ है कि नहीं हुआ। वो कहेगा कारोबार दिवालिया हो रहा है, लेकिन कारोबार और ओनर कानून की नजर से तो एक ही है। तो ओनर के पास तो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, तो वो उसको दिवालिया डिक्लेयर नहीं करेगा कारोबार को। वो कहेगा भाई डालो इसमें पैसे, दो इनके पैसे, क्योंकि कारोबार, क्योंकि बिजनेस एंड द ओनर कानून की नजर में एक ही थे। तो वो कहेगा अगर बिजनेस में शॉर्टफॉल है तो ओनर घर से पैसे लाए और डाले, जाती प्रॉपर्टी लाए और दे। वो ये नहीं कह सकता देखें जी मैं तो बिजनेस में जो डाल सकता था डाल दिए, अगे हम बिजनेस डूब गया तो क्या करिए। वो कहेगा भाई घर से लाओ और डालो पैसे। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। कंपनी के केस में लॉ की नजर से कंपनी एक अलग बिजनेस है और ओनर एक अलग एंटिटी है। वहां पे लॉ भी ये बात एक्सेप्ट करता है कि ये दोनों अलग अलग हैं, और अगर कंपनी दिवालिया हो जाए तो उसका जो ओनर है वो घर से पैसे ला के डालने का पाबंद नहीं है। कानून उसको जबरदस्ती नहीं कह सकता कि तेरे पास तो अरबों की प्रॉपर्टियां हैं तो तू घर ला के पैसे डालेगा। वो कहेगा भाई कंपनी में हमने डाला था 50 करोड़ रुपया, कंपनी बर्बाद हो गई है, डूब गई है, पैसे मेरे भी मर गए हैं, लोगों के भी मर गए, मैं भाई मेरा भी नुकसान हुआ है और लोगों का भी नुकसान हुआ है, खत्म हो गई बात। हाँ जी, लोगों का भी नुकसान हो गया, मेरा भी नुकसान हो गया, कंपनी दिवाली हो गया और इसको बंद करें। हाँ, कानून ऐसी सूरत हाल में ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है कि इन्वेस्टिगेट कर ले कि कहीं इसमें कोई क्राइम तो नहीं हुआ, यानी डेलिबरेटली कंपनी को दिवालिया तो नहीं किया गया, कहीं लोगों के पैसे डेलिबरेटली तो नहीं जाया किए गए और कोई साइफन आउट कर लिए गए, वो एक अलग बात है। बट कानूनी नुक्ता नजर से ओनर एंड द बिजनेस कंपनी के केस में दो अलग अलग पार्टियां हैं, दो अलग अलग एंटिटी हैं, और अगर कंपनी दिवालिया हुई है तो ओनर को जाती जायदाद लाने का नहीं कहा जा सकता। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट कहा जाता है कि कंपनीज के केस में लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। अगर कंपनी अपनी लाइबिलिटीज नहीं दे सकती तो बस नहीं दे सकती, मालिक घर से पैसे लाने का पाबंद नहीं है। ठीक है, जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में ओनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, वो घर से भी पैसे लाने का बाउंड है, वो अपनी जाति जायदाद भी अब देने का बाउंड है, अगर पैसे पूरे नहीं हो रहे तो बेच के वहां से पैसे देगा। ठीक है, इसीलिए आमतौर पे जो बड़े बिजनेसेस हैं या जो सोफिस्टिकेटेड बिजनेसेस हैं वो कंपनी की शक्ल में कारोबार करना प्रेफर करते हैं, ना कि पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप की शक्ल में। जी आप कुछ कह रहे थे? रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? नहीं, जिसका बिजनेस है वो जिम्मेदार है पैसे देने का, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में। ठीक है, उसकी जायदाद की हद तक ही जिम्मेदार होते हैं ना। यानी एक बंदा है, उसकी जायदाद है 20 करोड़ रुपए की, वो फौत हो गया, अब उसका कारोबार है, उसमें लोगों के पैसे देने हैं, उस 20 करोड़ की हद तक ही जिम्मेदार है ना। अब फर्ज करें, आप ये नहीं कह सकते कि चूंकि वो बंदा फौत हो गया और अब उसके बच्चे ये देंगे पैसे, नहीं, मतलब 20 करोड़ की हद तक ही वो जिम्मेदार है। अगर कारोबार को 40 करोड़ की जरूरत है तो वो बच्चे कहेंगे भाई उसकी जायदाद 20 करोड़ थी, ले जाओ 20 करोड़, ऊपर वाला 20 करोड़ मर गया। ठीक है, तो अकाउंटिंग जब भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगी तो वो नंबर एक ओनर की साइड से रिकॉर्ड नहीं करेगी, यानी बिजनेस की साइड से रिकॉर्ड करेगी, और दूसरी बात इस बात को जहन में रखेगी कि बिजनेस और ओनर दो सेपरेट एंटिटीज हैं।
ये कुछ बिजनेस की ट्रांजैक्शंस बताई गई हैं, इसकी हमने वही जो डबल एंट्री की हम बात कर रहे हैं वो सीखनी है। सबसे पहली बात वो कहता है अब्बास ने कारोबार में 30,000 रुपया कैश एज अपना सरमाया डाला है। तो ये उसकी इक्विटी है। अब कारोबार के पास एक इक्विटी आ गई है, यानी मालिक का हकूक है। इक्विटी मतलब हकूक किस तरह का मालिकाना हकूक है कि जनाब मेरे कारोबार पे मालिक के 30,000 रुपए के हकूक हैं। लेकिन ये हकूक पैदा कैसे हुए हैं? क्योंकि उसने मुझे 30,000 कैश भी दिया साथ, फिर उसको भी लिखूंगा जो कि एसेट है। तो दरअसल इस ट्रांजैक्शन में दो काम हुए हैं। एक जानिब मुझे कैश मिला है 30,000 रुपया, और दूसरी जानिब 30,000 रुपए के ऊपर हकूक पैदा हो गए हैं ओनर के, जिसको हम इक्विटी कहते हैं। तो मैं जब इसको रिकॉर्ड करूंगा तो मैं ऐसे रिकॉर्ड करूंगा, मैं कहूंगा कैश एसेट है और इंक्रीज हुआ है तो इसको डेबिट कर देंगे, और इक्विटी या कैपिटल कह लें, चलें कैपिटल इक्विटी है, मालिक के पैसे हैं, मालिक के हकूक हैं और इंक्रीज हुए हैं और क्रेडिट कर देंगे। तो दरअसल मैं दो बातें लिखूंगा। मैं ये भी लिखूंगा कि मुझे पैसे आए हैं कैश एसेट, और मैं ये भी लिखूंगा कि इसके ऊपर मालिकाना हकूक किसके हैं, ओनर के हैं, लिहाजा एक इक्विटी पैदा हो गई। अगली चीज पढ़ते हैं। अब्बास ने 40,000 रुपया बोरो किया है किसी से एक गाड़ी खरीदने के लिए। अब इसमें क्या हो रहा है, एक तरफ तो 40,000 रुपया उसको पैसे मिले हैं, लिहाजा कैश एसेट है, डेबिट करेंगे, और दूसरी जानिब मेरे कंधों पे एक लायबिलिटी आ गई है, एक जिम्मेदारी आ गई है। तो लोन एक लायबिलिटी पैदा हो गई है जो कि इंक्रीज हो तो क्रेडिट करेंगे। अब आप गौर करें कि दोनों ट्रांजैक्शन में हमने दो दो लाइनें लिखी हैं। ये दो ही की वजह से इसको कहते हैं डबल एंट्री। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसमें दो चीजें वजूद में आ रही होती हैं। वो एक चीज एसेट हो सकती है, दूसरी चीज लायबिलिटी हो सकती है। एक चीज इनकम हो सकती है, दूसरी चीज एसेट हो सकती है। एक चीज लायबिलिटी हो सकती है, दूसरी चीज भी लायबिलिटी हो सकती है। एक चीज एक्सपेंस हो सकता है, दूसरी चीज कोई एसेट हो सकता है। अब इन कुछ ना कुछ हो सकता है, इन पांचों में से ही होगा, लेकिन इनमें से कोई ना कोई दो चीजें शामिल हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज एसेट हो सकती है, दूसरी भी एसेट हो सकती है। जरूरी नहीं है कि एक चीज कुछ और होगी और दूसरी कुछ और ही होगी, दोनों सेम भी हो सकती है। ठीक है, मसलन आपने गाड़ी खरीदी है, आपने गाड़ी खरीदी है, तो उसमें दो चीजें कौन कौन सी इन्वॉल्व होंगी, एक तो कार और एक कैश। कार एसेट है, इंक्रीज हुआ है ना, और कैश भी एसेट है लेकिन वो डिक्रीज हुआ है। ये डेबिट हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। अब इसमें डेबिट भी एसेट है, क्रेडिट भी एसेट है। तो इन पांचों में से ही कुछ आएगा जो भी आएगा, और कम से कम दो चीजें सामने आ रही होंगी। तो ये इस तरीकाकार को, जिस तरीकाकार में आप ट्रांजैक्शंस को ऐसे रिकॉर्ड करते हैं कि कोई एक चीज डेबिट और कोई दूसरी चीज क्रेडिट हो रही हो, जिसमें कम से कम दो चीजें पैदा हो रही हों, उसको डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। नंबर 3, अब्बास बाइज अ मार्केट स्टॉल फॉर 5,000 कैश। क्या हो रहा है, एक मार्केट स्टॉल लिया है आपने और 5,000 रुपए दिया है। मार्केट स्टॉल मतलब क्या, कोई रैक होगा, कोई फटा होगा, कोई स्टॉल, राइट। तो आपने एक तरफ आपने स्टॉल लिया है और कैश दिया है। स्टॉल की क्या होगा, स्टॉल एसेट होगा,
और कैश क्या है, एसेट ही होगा। और स्टॉल एसेट मैंने लिया है, इंक्रीज डेबिट हो जाएगा। और कैश मैंने उसे दिया होगा तो कैश डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट हो जाएगा। ओके, इसी तरह फिर ये ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन हम अटेम्प्ट करते जाते हैं, लिखते जाते हैं, बिजनेस में होने वाली एक्टिविटीज को लिखते चले जाते हैं, और ये डेबिट क्रेडिट में डेटा पैदा होता चला जाता है। ये हमारी अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग करने का, ट्रांजैक्शन को लिखने का पहला स्टेप है। फिर इससे आगे काफी कुछ होता है। अभी के लिए हम यहाँ पे इक्तफा करते हैं, और मैं आपको कोई खास काम नहीं दूंगा सिवाय इसके कि अगर ये बुक आपके पास है, आप लोगों के पास, आपको ग्रुप पे भी अपलोड कर देंगे ताकि अगर किसी पास नहीं है तो शॉर्ट में मिल जाए। ये सफ़ा नंबर जो आ रहा है 92, इस पे ये एक जो सवाल दिया हुआ है, इसकी आपने ऐसे ही जैसे मैंने दो दो लाइनें लिखी हैं कि इसमें कैश है, इसमें कार है, इसमें लोन है, इसमें लायबिलिटी है, इसमें ये दो दो का आपने ये लिखना है। नहीं, लाइन ना लिखें, बस आप लिखें नंबर 1 और उसका जवाब लिख दें। हाँ ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा लिखना है, जो समझ आ जाए, ना समझ आए तो ग्रुप पे वॉइस नोट डालें और अपना सवाल पूछ लें। नहीं, ग्रुप में डायरेक्ट मैसेज करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन होता क्या है कि ग्रुप में वो सवाल का जवाब सबको मिल जाता है, तो एक तो सबका भला हो जाता है, दूसरा अगर किसी और के ध्यान में भी सवाल है तो उसको ऑटोमेटिकली आंसर हो जाता है, वरना मुझे दो दफा जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट में मैं आपके साथ इसकी प्रैक्टिस आपसे करवाऊंगा। आप अभी तो इसको भी करेंगे और ग्रुप में सवाल पूछते जाएंगे, और फिर मैं आपको इसके मजीद सवाल देके आपसे करवाऊंगा, आप बनाएंगे। एक दो दिन हम इसी पे खेलेंगे, यही डेबिट क्रेडिट खेलेंगे, जब तक ये हमारा पक्का नहीं हो जाता तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।